नमस्कार। शख्सियत के इस अंक में रूबरू की तरफ से एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त काजल। और आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, जाने माने अभिनेता, रंगमंच से जुड़े हुए, टेलीविजन से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़े हुए। बात कर रही हूँ जितेंद्र त्रेहन साहब की। तो त्रेहन साहब, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो सफर रहा है इस क्षेत्र में, उससे हम चाहेंगे कि साझा कीजिए, क्योंकि हमारे साथ यंग थिएटरिस्ट जुड़ेंगे। जी। सफर तो कोई भी आसान नहीं होता, क्योंकि मैं पूरा टाइम थिएटर से जुड़ा नहीं हुआ था। मैं रिजर्व बैंक में जॉब करता था, तो रिजर्व बैंक से टाइम निकाल के अपनी कैजुअल लीव सब उसमें डाल के थिएटर से जुड़ा हुआ था। संभव थिएटर से दिल्ली में जुड़ा हुआ था मैं। अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं उनके साथ प्ले नहीं कर पाता। 84 से 89 मैंने संभव के साथ प्ले किए हैं, सीखा उनसे। और वो सब लगभग एनएसडीएंस का ग्रुप था। देवेंद्र राजंकुर जी उसके कर्ता धर्ता थे। तब हमारे साथ दीपा साई, राजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सक्सेना, मनोज पावा, सीमा भार्गव, तब हम लोग भी चल रहा था। तो सब स्टार्स थे। मैं तो वहाँ क्लीनर की तरह था एकदम। डांट खाता रहता था उनसे। तो जब ग्रुप का मेंबर बना तो लगा कि चलो चलो जल्दी प्ले मिलेगा। एक पहले साल में मेरे ख्याल हमने 12 शोज किए, या पता नहीं 6 शोज किए, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मुझे एक में भी चांस नहीं दिया। मैं बाहर से देखता रहा, रिहर्सल्स में चाय लाता रहा, सेट बनाता रहा, कभी फ्लोर मैनेजर, कभी कपड़े रेडी, एंट्री एग्जिट पे खड़े हो जाओ। ओके। फिर एक प्ले किया, शायद सुरेश भारद्वाज जी ने किया था। उस प्ले का नाम था एक फिल्मी प्रेम कहानी, किसी मराठी नाटक का रूपांतर था। तो कहते हैं त्रेहन साहब आप इसमें रोल करेंगे। आई वॉज सो एक्साइटेड। स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। मैं कहा यार मेरा तो रोल ही नहीं कहीं भी। कहते हैं जब ये पूरा प्ले खत्म हो जाएगा ना, तो आखिर में आप ऑडियंस में से खड़े होकर बोलेंगे ये गलत दिखा रहे हैं आप, ये कहानी तो मेरी है। तो मैं श्रीराम सेंटर बेसमेंट में आराम से बैठ गया बीच में। मेरी तरफ एक तरफ विनोद नागपाल, कविता नागपाल वगैरह बैठे हुए थे, प्ले कवर करने आए हुए थे। तो जैसे ही प्ले खत्म हुआ मैं जोर से चिल्लाया, मैं हूँ राणा डे, ये कहानी मेरी है, कैसे दिखा रहे हो, सब गलत है, बंद करो प्ले। तो विनोद नागपाल जी कहते हमें तो लगा पता नहीं कौन उठ के बोलने लग पड़ा प्ले के बीच में। तो मुझे ऑडियंस में बिठाया था, क्योंकि वो सब स्टालवर्ड्स थे, काजल जी और मैं। मुझे आई वॉज ए प्रेटी बिगनर। तो आई नेवर माइंड दिस कि मुझे उन्होंने चांस नहीं दिया। एक साल पहले प्ले में बाहर खड़ा कर दिया। लर्निंग इसी को कहते हैं। आपको यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ पेशेंस इन दिस फील्ड। फिर स्लोली नाइट ऑफ 16 जनवरी ये था, एक प्ले आयन ब्रांड का था मेरे ख्याल, या किसका था, नहीं दूसरे उसके किसी और का था। तो उसमें मुझे कहते हैं आप इसमें थ्रू आउट रहोगे, थ्रू आउट। मैं कितना खुश हुआ, इतना बड़ा रोल दे दिया, थ्रू आउट। जब प्ले शुरू हुआ तो मैं जज था। पूरे प्ले में जज की टेबल पे बैठा हुआ ऑर्डर ऑर्डर करता रहा। इसको बोलते हैं काजल जी रैगिंग, एंड रैगिंग इन ए गुड सेंस। तो बस इस तरह स्टार्ट हुआ। फिर अच्छे रोल भी मिले, बड़े रोल भी किए। वीरू जी के साथ मैंने ऑफ माइस एंड मैन, ये आदमी ये चूहे प्ले किया। उसमें वो बाड़े का मालिक बना था। एक सीन आता था अच्छा, उसमें मैं आके, ये 2 सीन आते थे, एक में खड़ा होता हूँ, एक में डायलॉग बोलता हूँ। तो मैं रिहर्सल में सब चाय वाय लेके आता था, सब वही काम करता था। तो जब मेरी एंट्री आई ना रिहर्सल में, तो मैंने डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। तो वीरू जी गुस्सा हो गए, कहते त्रेहन साहब अब यू आर वेरी पंचुअल, आप टाइम पर आते हैं, सबकी सेवा करते हैं, चाय लाते हैं, अपनी जेब से पैसे भी खर्चते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आ रहे हैं वो काम क्या है? आप अपनी लाइन याद नहीं करते, आप अपना डायलॉग नहीं बोलते, क्या फायदा आने का? उन्होंने मुझे झकझोर दिया अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा नेक्स्ट डे से मैं ज्यादा फोकस हो गया। तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। वहां से हमने समुद्र मंथन किया, राजा हरिश्चंद्र किया। राजा हरिश्चंद्र देवेंद्र राज जी ने किया था, समुद्र मंथन भी देवेंद्र राज अंकुर जी ने किया था। फिर एक प्ले लक्ष्मी नारायण लाल
का फेस्टिवल था, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे कुछ था। तो अब्दुल्ला दीवाना में मैं मनोज वाजपेयी के साथ था, वो मेरा बेटा बना हुआ था। तो हमने 6 शोज किए थे। दैट वाज ए फुल फ्लेज्ड रोल, कंप्लीट पूरा टाइम स्टेज पे, और बहुत अच्छा, और भी बहुत से प्ले किए मैंने वहां पर। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब आदमी सीखता है, रैगिंग होती है हर जगह, तो आई डोंट माइंड। क्या बात, तो मैंने रिजर्व बैंक में नौकरी के साथ साथ ये सब किया। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। ये जो आपने ये बोला कि थिएटर में आते ही एकदम से बड़े रोल नहीं मिलते। जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे आज के यंग लोग हैं जो नए नए थिएटर में आते हैं, वो चाहते हैं उनको आते ही रोल मिल जाए और बड़ा रोल मिल जाए। नहीं, लेकिन जो आप नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे टाइम में भी लोग आते थे, कहते थे एकदम एक रोल मिले, उसके बाद टीवी सीरीज में रोल मिल जाए मुझे। वो स्टेज में आते इसलिए थे कि मुझे सीरियल में काम मिल जाए, वो सीखना नहीं चाहते थे। एक प्ले कर लूं ना, उसके जैसे मैं उसके बाद PhD हो जाऊंगा, जैसे मैं, ये थिंकिंग होती थी, तब भी होती थी लोगों की थिंकिंग। क्या तो 2-3 बात है, प्ले और करूं, मुझे उसके लगता बाद है ना कि आज भी सीरीज होती है। जी जी। नहीं, ये जो गहरे पानी में उतरना जानता है ना, या चाहता है, वो जानता है कि टाइम लगेगा। इट इज नॉट इजी। जी। तो आपने इतनी अच्छी आपकी जो जॉब थी रिजर्व बैंक की, उसको छोड़ दिया, फिर आपने फिल्मों की तरफ रुख किया, दूरदर्शन की तरफ रुख किया, उसके बारे में आप हमें हाँ, नहीं, बताइए। मैं रिजर्व बैंक में जॉब करते हुए ही दीवार फांद के आकाशवाणी भवन चले जाता था। वहां मैंने मतलब रेडियो प्ले किए, फिर टीवी में अप्रूवल लिया। ऑडिशन में 3-4 बार मैं रिजेक्ट हुआ। तो मैं थ्रू आउट अपने एजुकेशन कैरियर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा हूँ, कभी फेल नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ मुझे मजबूत बना दिया, और ये इस बात पे विश्वास पक्का हो गया कि फेलियर गिव्स यू स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। तो फेलियर्स को मैंने प्लेटफॉर्म बनाता रहा, हर बार, और मैं उसी हिसाब से। उर्दू का ऑडिशन हुआ था, उर्दू रेडियो में। तो उर्दू बहुत मुश्किल है, नुक्ते लगाने बहुत मुश्किल है। वो एक ऑडिशन का पीस देते थे, मैं 4 बार रिजेक्ट हुआ उसमें, 5वीं बार पास हुआ। उसमें लाइन पता क्या देते थे? जोसेफ और उसकी जोएजा जब जहाज से जजीरे पर उतरे तो वहां जालिम जलाल जंजीरों से जकड़ा खड़ा था। ऐसे लगता है केला खाया हुआ है, एक पे नुक्ता है, एक पे नुक्ता नहीं है। जबान फिसलती जाती थी, और हर बार कहते थे साइड पे खड़े हो जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक दीज लाइंस। हाँ, बिल्कुल, टंग ट्विस्टर। अभी भी जोएजा बोला, जोजा बोलते हैं, जोजा। इट्स लाइक दैट। तो जी, लेकिन फिर आपने और फिर आकाशवाणी में मैं बहुत से काम। दूरदर्शन के प्लेस करता रहा। दे हैव बीन वेरी नाइस। वेद सिन्हा जी, सबा जैदी जी, और योगराज टंडन जी, राकेश जी, बहुत लोग थे। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र जी ने बहुत, शैलेंद्र कश्यप जी, ही हैव बीन वेरी काइंड टू मी, मेरी बहुत गाइड करते थे। तो इस तरीके से आप लोग आजकल के बच्चों की बात कर रहे थे ना, कि एकदम मुझे प्ले मिल जाए, बड़ा रोल मिल जाए। उनको बताइए कि एवरी डे स्टार्ट्स विद एक्सपेक्टेशंस बट एंड्स विद एक्सपीरियंस। ट्रू, वेरी ट्रू। ये बात। जी। तो फिर आपने आकाशवाणी में भी बहुत सारे नाटक किए। हाँ, उसका अनुभव, बहुत सारे। उसका और अनुभव मैं उसमें आपसे मैं जानना चाहूंगी। एक बड़ी मस्त बात है, उसमें भी मुझे बड़ा रोल नहीं देते थे, कि रेडियो करना टीवी से मुश्किल है। ये मैं हाथ खड़ा करके बोलता हूँ, क्योंकि टीवी में अपनी शक्ल से, एक्सप्रेशन से, आंखों से, मुस्कुराहट से, बॉडी लैंग्वेज से आप अपने आप को प्रूव कर दोगे। लेकिन रेडियो में सब नहीं चलेगा। रेडियो इज टू डिफिकल्ट। मुझे बड़ा रोल नहीं देते थे। एक दिन कोई बंदर वाला रोल भी था, करना था, वो भी करना था। हीरो बंदर बन जाता है, और हीरो की आवाज भी अच्छी है। हीरो एक, उसके काफी डायलॉग पोर्शन भी था। कमलदत्त जी ने बोला ये आप करोगे। मैं बड़ा खुश, मैंने कर दिया प्ले तो सारा। मैं आपको रैगिंग बताता हूँ, रैगिंग कैसी होती है। जब मैंने सारा प्ले रिकॉर्ड कर दिया, सुनने के लिए घर में बैठा कि आज देखो मेरा मेन रोल है, तो मेन रोल में जो बंदर जब आदमी होता है, जब बोलता है ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी। वो कमल दत्त जी ने खुद बोला। और उन्होंने आपको बोला होगा काके, उन्होंने बोला था कि बेटा, उन्होंने बोला बेटा तेरी रिहर्सल करवा रहा था मैं। क्या बात, क्या बात। यहाँ बहुत जी। बारिश आ रही है, बहुत आपको
आवाज आ रही होगी यहाँ मेरे घर नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही, नहीं हमें नहीं आ रही, हमें बिल्कुल आई रिक्वेस्ट यू टू बी लिटिल लाउड, अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जी, आपकी आवाज हमें बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। आपकी कम आ रही है मुझे। जी, मैं अभी बहुत जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी फिर जो आपका सफर रहा है सीरियल्स की तरफ, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि जो आपका अनुभव रहा है उसके बारे में आप हमें बताइएगा। उसमें भी सफर बड़ा मस्त था, बड़े चक्कर काटे दूरदर्शन के, मुझे रोल दे दीजिए, सामने ही रहता था तो स्ट्रगल कर लेता था। उन्होंने बोला चल ये रोज आता है, इसको चांस देते हैं। योगराज टंडन जी ने मुझे फाइल नाटक था फाइल, उसमें चांस दे दिया। उसमें ऑफिस में बैठे हुए लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, और बात 2 डायलॉग थे बोलने के मुझे। तब तो 20-20 25 दिन रिहर्सल होती थी। रिहर्सल हुई, प्ले शूट हुआ, देखा, मैंने कहा जो कैरम वाला शॉट था मेरा वो लॉन्ग शॉट लगा हुआ था, और जो क्लोजअप आने थे ना 5-6 लोग लाइन में खड़े हैं, मेरा लास्ट में खड़ा था, मेरा सिर्फ ना कर रहा था उसमें। तो इन सब फेलियर्स के साथ मैं चला हूँ, एंड मुझे अच्छा लगा, ये सब एक्सपीरियंस था। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कोई बात नहीं चलता यार, तू कर ले, ऐसा नहीं। एवरीबॉडी मेड मी फील कि यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो वे आउट। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सबको। निखिल हमारे साथ जुड़े हैं और निखिल कहते हैं सर प्लीज थोड़ी सी बारिश यहाँ पे भी भेज दीजिए। निखिल को बोलो यहाँ आ जाए, ही इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम साथ ही रहते थे मुंबई में, हमारी जो शामें वॉक करने उसमें साथ गुजरती थी। एंड इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस। He is. सरला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी से की नाटकों से भी जुड़ी हैं। सरला, पारुल जी, बहुत सारे लोग, दीपक जी, कविता हांडा जी, बहुत सारे लोग, विनय जोशी जी, अमरजीत जी, कामना जुड़ी हैं हमारे साथ, सोहन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी को जो हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक कल्याण जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? इंस्पिरेशन इसमें देखिए, जो आई एम वेरी अनकन्वेंशनल पर्सन। मैंने फिल्में बचपन में देखी थी, जब फ्री में दिखाते थे ना कॉलोनीज में, दिल्ली में, वो देखी। तो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित बलराज साहनी जी से हूँ और नूतन से हूँ। इंस्पिरेशन मेरी सबसे बड़ी बलराज साहनी जी है। क्या बात। अब कोई मुझे स्टार या कोई इस तरीके का नहीं, एक परफॉर्मर, एक उनको देख के लगता था ये ही इज नॉट बलराज साहनी, ही इज द करेक्टर। करेक्टर को जीना जिसे कहते हैं। वक्त फिल्म आई थी बी.आर. चोपड़ा जी की। जी जी जी। उसमें सारे सुपरस्टार्स थे। मेरे ख्याल वो मुंबई की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी। राजकुमार, सुनील दत्त जी, शशि कपूर जी, फिर हीरोइंस, फिर सारे मेन विलेन्स, वो सब। लेकिन उसमें भी बलराज साहनी जी बिल्कुल अलग निकल कर आते हैं। जी। तो बाद के सफर की बात करना, शुरू में भी अच्छे, बहुत अच्छे थे, बाद में भी देखिए कैसा अच्छे किया। जी जी। आपने फिल्में की हैं, आप सीरियल से जुड़े हुए हैं, आप रंगमंच से तो जुड़े ही हैं और आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़े हैं। तो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया काम करने का? देखिए, दिल की बात माने, जहां तक पैसे और पॉपुलैरिटी का सवाल है वो तो पर्दा ही है, और जहां तक सेटिस्फेक्शन का बात है वो थिएटर है। आपको उसी टाइम सामने ऑडियंस से जवाब मिल जाता है आप क्या कर रहे हो। यहाँ जब टीवी में, फिल्म में हम कैमरे के सामने शॉट देते हैं तो हमें पता चल जाता है हमने क्या किया। लोग जाके पूछते हैं सर कैसा आया शॉट, कैसा आया मेरा शॉट। आई डोंट हैव टू आस्क, आई नो मैंने अच्छा किया, बुरा किया, एवरेज किया, और इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता हूँ अभी, आई नो। तो लेकिन उसका एप्रिसिएशन, गाली वो बाद में पड़ती है। जबकि थिएटर में आपको सामने से रिस्पॉन्स आता है, सामने से ताली आती है, यू आर पूरे जोश के साथ भर जाते हो आप। सबसे मजेदार थिएटर है, सबसे मुश्किल रेडियो है।
बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल नहीं नहीं, ये है, ये सच बात है। रेडियो, क्योंकि मैं खुद आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हूँ और रंगमंच से भी जुड़ी हूँ, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि सबसे मुश्किल रेडियो है, क्योंकि वहां सिर्फ आवाज से ही काम करना होता है। ये मैं जानना चाहूंगी, जो यंग थिएटर प्रैक्टिशनर है, जो जैसे अभी मैंने आपसे बात की, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन एक प्रोडक्शन करने के बाद ही उनका वो सपनों की नगरी की तरफ भागना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी जी जी। क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं यही कहूँगा, मैं जो तजुर्बा है, मैं 97 से जनवरी से मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली काम शुरू कर दिया था। शुरू में कैसे काम मिले वो अलग बात है, कितना चक्कर लगवाया उन्होंने अलग बात है, कैसे ट्रीट किया वो अलग बात है। हमारा ज़माना फिर भी थोड़ा सस्ता था, चीज़ें सस्ती थी। अभी उससे 15 गुना महँगा हो गया बम्बई। अगर मैं जैसे जैसे मैंने छोटा रूम लिया था उसका भाव ही बता दूँ, तो कम से कम 15 गुना 20 गुना महँगा हो गया। जो लोग आना चाहते हैं बम्बई, कोई परमिट नहीं लेना पड़ता। आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप स्ट्रगल कर सकते हो, आ जाइए, मंडी खुली है बिल्कुल। आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, हर शॉट में, हर सीरियल में, हर सीन में। और ये सोचिए कि जब घर से चले तो 1.5 से 2 साल का आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए रहने के लिए, ताकि स्ट्रगल में आपको ठीक काम नहीं मिले, ज़्यादा नहीं मिले तो आप वहाँ फिर वापस भाग जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि एक रूम भी किराए पे ले तो 20,000 तक मिलेगा आपको, 15 से 20,000 तक। अब ये सोचिए लगभग 40,000 रुपए का आपका महीने का खर्चा है। उसके बाद आपको स्ट्रगल करना है, जाना है, सब मिलना है। अगर आप में दम है और थोड़ा सा किस्मत का साथ है तो आ जाइए। बहुत खूबसूरत नहीं बात। तो आप थोड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, आप लो फील करेंगे। आप कहेंगे सर मेरे पास मोबाइल देने के पैसे नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं है, सर मुझे 500 रुपये में काम दे दो, 1000 में दे दो। फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, आज भी एक्सप्लॉइट करते हम्म, हमारे साथ हमारे कुछ रंगकर्मी हैं रुबू थिएटर ग्रुप के, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आभा, श्रद्धा, श्रद्धा अपना माइक ऑन करो, आपका माइक ऑफ है श्रद्धा। हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं बहुत टाइम से आपको देख रही हूँ टीवी पे, मूवीज में। अभी आपने शेयर किया कि आप रिजर्व बैंक में जॉब करते थे, तो किस एज में आपने जॉब क्विट किया और स्टार्ट किया फुल फ्लैश एज ए? सॉरी, लड़कियों की और एक्टर की एज नहीं पूछते। नहीं सर, वो कौन सी एज थी कि आपने स्टार्ट किया वो पूरा जिस एज में क्विट लोग सेटल होना चाहते हैं ना घर पे, उस एज में मैंने नौकरी छोड़ के नया स्ट्रगल शुरू किया। जिस एज में लोग कहते हैं ना अब सब कुछ है, घर है, सब कुछ है, आराम से अब रहेंगे, उस एज में मैंने नौकरी छोड़कर मैंने अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश किया। मुझे आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट मेरी गुरुजी की कृपा है, मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरे में स्ट्रगल है। पंजाबी हूँ तो हम सब लोग, मेरे फादर वगैरह सब पाकिस्तान से आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, दोबारा बनाया। तो मैंने भी अपनी जिंदगी को दोबारा बनाया। हाफ लाइफ बिताने के बाद नौकरी में, बाकी लाइफ यहाँ आ गया। That is very inspirational. Thank you so much. बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने त्रेहन जी, बहुत खूबसूरत बात। और हमारे साथ एक और रंगकर्मी है, आभा, किसको भेज रही हैं आप? जी हाय सर। हेलो हेलो हैंडसम। या हाय, थैंक यू सर। सर मैं आजकल हम जब देखते हैं कि लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा अपनी बॉडी पे काम करना चाहते हैं इन एक्टिंग। उनको लगता है कि अगर उनको एक्टर बनना है, एक अच्छी बॉडी होना बहुत जरूरी है, अच्छी लुक्स होना जरूरी है। इंस्टेड ऑफ अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग पे काम करने की जगह अपनी फिजिक पे ज्यादा काम कर रहे हैं। मेरी डेफिनेशन अलग है। आपका नाम क्या है? राघव। व्हाट इज योर नेम? राघव। यस, राघव। राघव, यस सर। मेरा जो डेफिनेशन बॉडी की है वो बिल्कुल अलग है। मेरी डेफिनेशन है स्वस्थ बॉडी, स्वस्थ दिमाग, और आपके पास एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपके पास कुछ करने के लिए। हम रेसलिंग करने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, यस सर। समझ गए?
जो एक्टर बॉडी बनाने के चक्कर में मैं आके हीरो बनूंगा आता है, मेरे हिसाब से मोस्ट फेलियर्स वही हैं, मैक्सिमम फेलियर्स वही हैं। बॉडी का कोई मतलब नहीं है, बॉडी का करेक्टर से मतलब हो सकता है कि इस करेक्टर में एक बॉडी वाला एक्टर चाहिए, बाकी सारे करेक्टर बॉडी वाले हैं। सलमान खान ने बॉडी बना ली, उसने बना ली, तो माफ करना कर रहे हैं, हर उनको हर फिल्म में शर्ट ही उतारनी पड़ती है। परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं, बाकी चीजों पे ध्यान जाता है। एग्जैक्टली। नहीं सर, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको कई बार 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मैं 3-3, 4-4 दिन 2-2 घंटे सोया हूँ और कार चलाता रहा हूँ इधर उधर, 3-3 शिफ्टों में काम किया मैंने, विद टेम्परेचर काम किया। तो बॉडी वो होनी चाहिए कि जो आप ये सब चीज सहे, और इसको मतलब कैमरे के सामने पता नहीं चलना चाहिए आपको बुखार है, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज, आपको क्या टेंशन है। बॉडी वैसी होनी चाहिए, ना कि पाउडर बॉडी। यस सर। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास लग रहे हैं, आप सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दीजिए और किस चीज पे ध्यान मत दीजिए। बॉडी अपने आप बन जाएगी, जब काम मिलेगा खुशी से आपको खुद ही अपना चेहरा खिल जाएगा आपका। यस सर। नहीं सर, कुछ लोग ही हैं जो मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम एक्टिंग पे कम ध्यान दो, मतलब पहले फिजिक वगैरह बनाना, लुक्स पे ध्यान दोगे तो काम अपने आप मिल जाएगा, जबकि ये चीज हमें पता लग चुकी है। इसके लिए एक सजेशन देता हूँ, गाइड किया, इसमें एक सजेशन देता हूँ आपको, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। यस सर, वही कर रहे हैं। बी विद द पर्सन हु आर सीरियस इन एक्टिंग, नॉट इन बॉडी बिल्डिंग। यहाँ तो जिम का ट्रेनर बनना है तो बॉडी बनाओ खाली, डोंट माइंड। राघव खुद श्रीराम सेंटर के से पास आउट हैं, श्रीराम सेंटर में एक्टिंग कोर्स किया है इन्होंने। तो राघव कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं मैम, थैंक यू। तो हमारे श्रीराम सेंटर रेपेटरी का एक बार चीफ मनोज शर्मा जी रहे हैं। मनोज शर्मा जी भी यहाँ बॉम्बे में हमारे पास थे, और काफी काम है, आजकल नोएडा में है। मैंने राजेंद्र नाथ जी के साथ भी काम किया है, नॉट इन टीवी सीरीज, उनके सीरियल में उन्होंने सीरीज बनाई थी, उसमें काम किया था। क्या बात। और हमारे साथ अभी कौन है? रितु जी हैं। रितु जी, अगर आप सवाल पूछना चाहें। हाँ, आओ आप। हेलो सर। हेलो बेटा। सर, मेरे को ये जानना है कि हमें बच्चों जो यंग जनरेशन है उन्हें यही लगता है कि बेसिकली आप 1-2 थिएटर के प्लेस करो और उसके बाद आप आराम से सीरियल में या कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हो, तो क्या ये उनकी एक सही अप्रोच है? 1-2 सीरियल भी क्यों करो, फोटो खिंचवा के आ जाओ ना सीधा मार्केट में। वो 1-2 सीरियल करके 1-2 प्ले करके भी टाइम क्यों खराब कर रहे हो अपना। देखो देखो बेटा, यहाँ बारिश आ रही है, मुझे इसलिए ऐसे करना पड़ता है, आवाज कम आ रही है। देखिए, एक डॉक्टर बनता है वो 5 साल MBBS करता है, उसके बाद भी वो इस लायक नहीं होता कि वो इलाज करे, वो फिर अप्रेंटिसशिप करता है। उसके बाद जो वो इस लायक होता है कि जाके ओपन प्रैक्टिस कर सके। एक्टिंग का इतनी आसान हो गई कि आपने ऐसे करके और ऐसे करके आ गए। देखिए, एक अच्छी गाइडेंस जो है ना, एक अच्छा टीचर, अच्छी गाइडेंस, अच्छी ट्रेनिंग एक टनल में स्मॉल लेंथ की तरह है, which will not show you everything at once, but will spread enough light for next step to be secure and safe. तो ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेके आके भी आप एकदम नहीं कर सकते। देखिए, आप प्ले करते हैं, आप महीना रिहर्सल करते हैं, आपकी ग्राफ बनता है, आपकी कोरियोग्राफी होती है, राइट। हमने भी यही किया, हम भी मंडी हाउस के सर्कल में, आप लोगों तो शायद अच्छी जगह बैठते थे, हम तो घास पे बैठते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लॉन्च में बैठते थे। जिस दिन पैसे आते थे, LTG की छत मिलती थी हमें, LTG की छत पे ट्रेनिंग करते थे हम। मुझे याद है, एक किस्सा सुनाता हूँ। H कन्हैयालाल जी संगीत नाटक अकादमी विनर हैं, उनके साथ मैंने प्ले किया राशोमन। राशोमन इज ए जैपनीज फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें और मैंने सामुराई का कैरेक्टर किया था। तो हमने छत पे ही सीखी पूरी, बांस के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग, एवरीथिंग। तो उस तरीके से हमने शुरू किया। कितनी 15-20 दिन उन्होंने सिखाया हमें। सब लोग, मतलब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो जाए, आप में कॉन्फिडेंस आए, तभी आना चाहिए। और जिस मुद्दे पे था मैं, अभी आप 25 दिन रिहर्सल करते हो या 1 महीना रिहर्सल करते हो, तब शो ओपन करते हो, क्योंकि ठीक है, आपको शो एट वंस करना है पूरा, उसके लिए रिहर्सल जरूरी है। आपको कैरेक्टर भी समझ में आ जाता है,
यहाँ क्या होता है, सर क्या कर रहे हो, सर वो कास्टिंग फाइनल में आप आ जाओ, कल सुबह से फादर का रोल आप कर रहे हो। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा मैंने कैरेक्टर बता दे, अभी आपको क्रिएटिव फोन करके कैरेक्टर बता देगी। वहां जाओ, सीधा शूट करना शुरू हो जाता है, लाइनें पढ़ते हैं, लाइनें बोलते हैं, लाइनें पढ़ते हैं, लाइनें बोलते हैं। आप कैसे कर लोगे एक दो प्ले करके यहाँ आके ये काम, हाउ यू विल डू दैट? फिर बोलेंगे कौन लाया इसको, हटाओ। गेट मी, दैट इज कॉल्ड फेलियर। तो यहाँ पर इतना प्रोफेशनल फील्ड है, आपको एक दिन में उसको 15 मिनट की आउटपुट देनी है। आपने रिपीट किया, बार बार लाइन बोली, तो दे विल जस्ट फेड अप विद यू एंड नो वन विल टेक यू अगेन। यू मीन्स द पर्सन। अच्छी तरीके से सीख कर आना ही अच्छा है, उसमें अपने को भी कॉन्फिडेंस होता है। और आप सेट पर जाओ, अनप्रिपेयर जाओ, आप नहीं कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। सर मुझे एक और चीज़ पूछनी है। हाँ जी, बोलिए। हमें बहुत सुनने में आता है कि आपकी हाइट छोटी है या आप मोटे हो या आप काले हो तो आपको रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ब्यूटीफुल लोग चाहिए, पतले, स्लिम और गोरे एकदम। तो क्या ये आपके आपने आजकल की बात, इंडस्ट्री आजकल की बात कर रहे हैं आप? आजकल मेरे को यही बस आपसे जया पता बहादुरी किस करना टाइम है आई कि थी? जया जी किस टाइम आई थी? जया बस बहादुरी यही किस टाइम आपसे आई पूछना है थी? कि क्या ये जी, तो ऐसा ये कुछ मिथ नहीं है, गलत है? ये कुछ नहीं है। हाइट और कलर और वाइट, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आपको करेक्टर आपके लुक के हिसाब से मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको ऐश्वर्या राय जैसी हीरोइन दिखानी है तो जो बहुत डार्क है उसको रोल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हम इंसल्ट कर रहे हैं। वी आर सर्विंग टू द पीपल। लोगों को दिखना चाहिए हाँ ये खूबसूरत है, हाँ इसमें ये चीज है। तो जरूरी थोड़ा कि वही रोल ही सब कुछ है, बाकी साइड के रोल कुछ नहीं होते क्या? कई कैरेक्टर हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, देख लीजिए फिल्मों में भी आप जो है देखो तो कैसे अजीब से लगते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब राजकुमार राव है, उसकी हीरो वाली पर्सनैलिटी तो नहीं है ना, बिल्कुल हीरो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज ए गुड एक्टर। उनकी फिजिक भी नहीं है, जैसे एक लड़का बोल रहा था मैं बॉडी बना के आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है, मिथ है सब कुछ। आप काम बोलता है और कुछ नहीं बोलता। आपको वही करेक्टर देंगे जिसमें आप शूट कर रहे हैं। That's all. थैंक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अभी रितु जी हैं। रितु जी कुछ पूछना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया रितु जी। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार। आज बहुत सालों से आपको टीवी पर देख रहे हैं, आज रूबरू होने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है मुझे 100 साल का हो गया मैं। चलो आज सबके प्रश्न लगभग एक से ही हो रहे हैं। मैं भी कुछ ऐसे ही पूछना चाहूंगी कि आप अपकमिंग जनरेशन को, जो हमारे यूथ हैं, उनको क्या संदेश, क्या टिप्स देंगे कि थोड़ा पेशेंस लाएं अंदर और किस तरह से वो आगे बढ़े और क्या क्या चीज डेवलप करें अपने अंदर? मैंने लगभग बता चुका हूँ ये बात। आप अपनी बॉडी पे काम कीजिए। बॉडी का मतलब ये नहीं कि मसल्स बना लें या कुछ बना लें, लड़कों के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। और लड़कियों के लिए यू हैव टू लुक इन ए लिटिल बैलेंस्ड मैनर, दैट विल बी बेटर। मोटो के लिए भी रोल होते हैं, टुनटुन भी अपने टाइम में बहुत पैसा कमाती थी। तो दूसरी बात यह है कि आप क्या खा रहे हैं, यू हैव टू चेक योर माउथ। और उसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज करनी है रोज, आपको ध्यान करना है थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ लाने के लिए। यू हैव टू रियली डू ऑल दीज थिंग्स। आपको डाइट प्रॉपरली खानी है जी। और अगर आप बॉम्बे आते हो, किसी फील्ड में आते हो, यहाँ पर आते हो, तो उड़ना नहीं है कोई काम मिल गया तो जी। पैसा बर्बाद नहीं करना है, पैसा संभाल के रखना है। एक सीरियल मिल गया, उसके बाद अगला सीरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। लाइफस्टाइल उस टाइप का रखना है कि जो मेंटेन कर पाओ। बिल्कुल सही। मैंने देखा है लोगों को आते ही सीरियल मिला, कार ले ली, फिर 3 साल 2 साल बाद कार वो उठा के ले गए फाइनेंस वाले। ये भी होता है, हर एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ ऐसे। उड़ना नहीं है। आप कार पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, जो ऑडियंस देखती है वो नहीं देख रही आप कैसे जा रहे हैं। यहाँ आप बी नॉर्मल इन लाइफ, डोंट ट्राई टू बी अबनॉर्मल। मैं कुछ हो गई है, मैं कुछ बन गया हूँ। आज भी मैं, मतलब जब सास भी कहीं बहुत ही मेरा हिट सीरियल था, तब भी मैं प्याज व्याज लेने खुद ही चले जाता था।
अकेला रहता है अच्छा। तब तो कितने साल यहाँ में। सब कहते हैं सर आप क्यों आ गए, तो मैं क्या आप आओगे क्या, जब सीरियल बंद हो जाएगा तब भी तो मैं ही आऊंगा। सही बात तो है। नॉर्मल रहोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप थोड़ा सा ऐसे लगोगे कि यार अब मैं कैसे जाऊं, किसी के सामने कभी गया नहीं, कभी सब्जी लेने नहीं गया, कैसे जाऊं, या नॉर्मल लाइफ में भी नॉर्मल, जो आपका मुद्दा है ना, काम जिस चीज के लिए आए हो उस पे फोकस करो, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखो, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन बहुत होंगे। अब जो ऐड मिलती है, आपने मुझे ऐड में भी देखा होगा, मैं 50 से 60 में रिजेक्ट होके एक मिलती है। पहले मुझे बहुत दुख होता था, तब मैं पूछता भी नहीं ऑडिशन दे के आगे, साले होगा तो बुला लेंगे, क्या लेगा कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी अपनी इक्वेशन है, उनकी प्रोडक्शन कंपनी है, उनका प्रोडक्ट वाला है, 3-4 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। मैं तो नहीं कहूंगा मुझे लो, मैंने अच्छा किया लेकिन मैं शूट नहीं करता हूँ उसमें। तो तैयारी के साथ आओ, रिजेक्शन बहुत होगी, जो भी आएगा रिजेक्शन बहुत होगी, यू हैव टू फेस रिजेक्शन, और इसको प्लेटफॉर्म बना के वापस आपको जंप करना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी मिली। कैन आई लीव नाउ? बहुत नहीं, बस एक छोटा सा और हमारे साथ बत्रा जी हैं, वो कह रहे, उन्होंने लिखा है कि जितेंद्र जी को बहुत दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। और सरला जी, कौन से बत्रा जी? दिल्ली में जो एक्टर है, दिल्ली में एक्टर है जो एस के बत्रा। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, हम दीवाने हैं उनके, और बहुत ही बढ़िया इंसान है। और सरला जी हैं, एस के बत्रा जी, मेरी हेलो आपको, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सरला मैंने काम मेहता भी किया हैं वो दिल्ली में उनके साथ। अरे वाह। हाँ। डॉक्टर सरला मेहता हैं, आकाशवाणी के नाटकों से भी जुड़ी हुई हैं। वो लिखती हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत सारे नाटक किए हैं। और एक चलते चलते एक सवाल आया है, प्रणव शेखर जी हैं, उन्होंने लिखा है आपने जो बाटला हाउस में करेक्टर किया उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी तैयारी करनी पड़ी, ये वो लिखते हैं। कुछ भी नहीं, उस करेक्टर में ढलने की, एक तो मैं पुलिस वाली ड्रेस पहन लूं, पुलिस वाला ही लगता हूँ, एक मेरा करेक्टर, एक मेरी फिजिक पे वो जमती है। नंबर 2, एक पुलिस कमिश्नर का करेक्टर था, और ऐसा पुलिस कमिश्नर का करेक्टर नहीं जैसे फिल्मों में होता है, डंडा लेके भीड़ हटा रहा है। ये एक प्राइम करेक्टर था, मुझे अच्छी तरह नरेट किया गया। और मैं आपको इस बारे में बताऊं, इस पुलिस कमिश्नर के लिए लगभग 480 ऑडिशंस हुई थी, जिसमें से मैं सिलेक्ट हुआ। 480 ऑडिशंस, तो कुछ देख के किया होगा। फिर वहां पर निखिल जी हैं, आडवाणी जी, और जब रिहर्सल हुई, पहली बार कास्ट मेरा फाइनल हुआ, तो जॉन अब्राहम जी के घर जाके रिहर्सल करनी थी हमको। तो मेरी बातें सुन के जॉन जी ने भी बोला यस गुड। तो ऐसे अप्रूवल होता है। इतनी ऑडिशन के बाद निकलने के बाद भी आपको डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर, सेकंड प्रोड्यूसर जॉन जी थे, उन्होंने अप्रूव किया आपको, यस। तो फिर आपको करेक्टर देखना पड़ता है, आप क्या करेक्टर कर रहे हैं, यू हैव टू बी सीरियस अकॉर्डिंग टू दैट। फिर आप एक बार वर्दी में आ गए ना, फिर यू आर पुलिस कमिश्नर, नॉट जितेंद्र प्रियन। मेरा एक्टिंग करने का स्टाइल ये है कि आई स्टेप इन द शूज, आई डोंट गेट इनटू द स्किन। जब मैं एक बार कपड़े पहन लिए, शूज में आ गया उसके, तो मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। मैं एक किस्सा याद दिलाता हूँ, लव यू जिंदगी एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे, मैं पंजाबी हूँ, सरदार बनाते थे, और मैं पंजाबी रोल करने के लिए बड़ा तड़पता रहता था। मिला मुझे मेन हीरोइन का रोल। जब सरदार बन जाता था ना मैं, तो मैं आशा सिंह मस्ताना जी के गाने गाने शुरू करता, मैं अपने आप ही। आशा सिंह मस्ताना जी रिजर्व बैंक में काम करते थे हमारे साथ, मैंने उनके साथ इंटरनेशनल पंजाबी सोसाइटी में प्लेस किया हुआ है। तो एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला यार त्रेन, तू जब सरदार बनना ना तो और कोई गाली नहीं करता, तो सरदार ही लगना है। तो दैट्स वे आई गेट इनटू द शूज, दैट्स ऑल, गेट नॉट इन द स्किन। जब वो दाढ़ी उतरती थी मैं नॉर्मल हो जाता था। क्या बात, क्या बात। अब बहुत सारी आपसे इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी सुनी, और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ रूबरू के मंच पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इंस्पिरेशनल बात के लिए। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं रूबरू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया कहते हैं जो रूबरू के इस मंच पर आए और शख्सियत में हमसे जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहना चाहेंगे कि आज शाम को 5 बजे एक म्यूजिकल इवनिंग होने वाली है इसी मंच पे, रूबरू के ही इसी मंच पे शाम को 5 बजे। बहुत ही खूबसूरत आवाज है प्रदीप सिंह जी की, आप सुनिएगा और गजल गायकी, ठुमरी और पंजाबी गीतों का आनंद लीजिएगा। लाइव बातचीत भी होगी, तो जरूर सुनिएगा हमसे आज शाम 5 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।